जॉइंट फिल्म्स कम्युनिटी के लिए हमेशा से ये बात एक्सप्लोर करने से छूट जाती थी कि एक्टर के तौर पे या न्यू कमर के तौर पे अगर कोई कोरियोग्राफर है तो कोरियोग्राफर एक्चुअली करते क्या है। वो एक डायरेक्टर है, वो स्टोरी टेलर है, वो एक्चुअली किस तरह से डिज़ाइन करते हैं और एक्टर को प्रेजेंट करते हैं। तो आज जिनसे हम मिलने वाले हैं रंजू आर वर्गीस से, ये एक सिर्फ डांस स्टेप वाले कोरियोग्राफर नहीं है बल्कि स्टोरी टेलर है। मूवमेंट के साथ बताने वाले, इमोशंस के साथ बताने वाले, विजुअल के साथ स्टोरी टेलिंग करने वाले। ये डायरेक्ट भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, म्यूजिक वीडियोस भी बनाते हैं और बड़ी बड़ी फिल्मों के वो बड़े बड़े गाने जो फिल्म से पहले आपके पास पहुंच जाते हैं, आज वो आपके सामने। रंजू आर वर्गीस, वेलकम टू जॉइन। थैंक यू वेरी मच, इट्स अ प्लेजर। ओके रंजू, आप अपने आप को क्या मानते हो? एक स्टोरी टेलर, एक कोरियोग्राफर, एक डायरेक्टर, क्या हो आप? सवाल बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग है, कभी किसी ने पूछा भी नहीं है। बट देन मैं अपने आप को एक मिक्स ऑफ ऑल कहूँगा, क्योंकि कहानी शुरू हुई नाचने से। You know, when I started dancing, I never thought कि I'll be reaching here. You're okay if I speak in English, right? मिक्स रहेगा तो अच्छा रहेगा, ऑडियंस हिंदी ज़्यादा है। तो शुरू हुई डांस से। तभी ये नहीं सोचा था कि ये डांस खाली नहीं रहता है, ये आगे जाकर आपको इस डांस के साथ एक कहानी भी बोलनी होगी, उस कहानी के साथ एक नैरेटिव को आगे बढ़ाना होगा, उस नैरेटिव को ऑडियंस तक समझे उसी 4 मिनट के गाने में, जिसके लिए डायरेक्टर्स को 2 घंटे मिलता है, हम कोरियोग्राफर्स को 4 मिनट मिलता है या 3 मिनट मिलता है। अभी तो खैर और शॉर्ट हो गया है। तो ये सोचा नहीं था, बट देन मैं अडेप्ट करता गया। और मैं खाली नहीं, मुझे लगता है कि सारे कोरियोग्राफर्स ये चीज़ अडेप्ट करते जाते हैं, तो मैं अडेप्ट करता गया। तो राइट नाउ जो मैं आपके सामने बैठा हूँ इज अ मिक्स एंड ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ का एक ब्लेंड है मुझ में। बट देन मुझे कहानी बोलना पसंद है। आई लव ट्रीटिंग द सॉन्ग्स एज अ नरेटर एंड अ स्टोरी टेलर। वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद। तो वो लिबर्टी आपको म्यूजिक वीडियो में ज़्यादा मिल पाती है या जब आप फिल्म्स करते हो? और आप फिल्म्स भी, आपने बड़ी बड़ी फिल्में की, बड़े बड़े स्टार्स वाली फिल्में की। जी नहीं, तो म्यूजिक वीडियो में क्या होता है मैं बताता हूँ। म्यूजिक वीडियो में कहानी आपकी खुद की लिखी हुई होती है, राइट। तो एक नैरेटिव वाला अगर गाना है, समझो एक सैड सॉन्ग है, तो वो सैड सॉन्ग का क्रक्स क्यों है, वो सैड क्यों है एक्टर, तो उसका एक बैक स्टोरी दिखाते हैं एंड देन एक क्लाइमैक्स दिखाते हैं। तो कहानी आपकी खुद की लिखी हुई होती है म्यूजिक वीडियोस में, एंड देन आप उसी को एग्जीक्यूट कर रहे हो। द स्टोरी इज योर्स एंड यू आर एग्जीक्यूटिंग योर ओन स्टोरी। सो वहाँ पे लिबर्टी थोड़ा ज़्यादा होता है, बट चैलेंजिंग हो जाता है जब फिल्म के नैरेटिव में आपको किरदार को ध्यान में रखते हुए गाने से पहले क्या है, या फॉर एग्जांपल आई वुड से कि समझो गाने में मुझे ट्रांजिशन दिखाना है कि प्यार मिले, प्यार हो गया, गाना खत्म होते होते दे आर अबाउट टू गो टू देयर पेरेंट्स एंड शादी की बात होने वाली है। तो वो जो ग्रोथ ऑफ कैरेक्टर्स है, ये मुझे फिल्म के दायरे में रखते हुए, मैं सबसे अच्छा एग्जांपल दूंगा, जब मैं आदिपुरुष कर रहा था तो it was challenging, reason being राम और सीता को दर्शा रहा हूँ मैं। So मैं उनका रोमांस दिखाना है मुझे, बट उनका रोमांस मुझे एक सलीके से दिखाना है, एक तरीके से दिखाना है ताकि it will not go wrong। So मैं ऐसे रैंडमली दोनों हक कर रहे वो नहीं दिखा सकता हूँ, right। हाथ शोल्डर पे हो या हाथ इधर और इधर में भी फर्क पड़ जाता है। अगर राम जी का हाथ यहाँ पे है तो सही है, इधर नहीं हो वो बेटर ही है। सो ऐसे छोटी छोटी चीजों का नुआंसेस को ध्यान में रखते हुए प्यार बढ़ाना भी खाना भी है। तो दैट इज चैलेंजिंग एंड आई लव दैट। एंड मुझे ऐसा लगता है, मुझे जितने डायरेक्टर्स हैं, जितने फिल्म मेकर्स मुझे बुलाते ही इसलिए कि दे नो कि रंजू जो है फिल्म के दायरे में रखते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाता है। इसमें मैं अपनी वाइफ को भी क्रेडिट दूंगा, बिकॉज शी हरसेल्फ इज वेरी क्रिएटिव माइंड। एंड जैसे उस फिल्म के लिए, आदिपुरुष के 2 गानों के लिए हमने एस.एन. पंडित के पेंटिंग से रेफरेंस किया था। ओह या, तो उनके पेंटिंग में देयर इज डिटेल ऑफ लव इन अ वेरी साइलेंट वे। बहुत ही शीतलता से आप वो प्यार को उन्होंने उनके पेंटिंग में दर्शाया। तो वो देखते हुए वी प्लान द स्क्रीन प्ले ऑफ द सॉन्ग, हाउ दे विल बी वॉक। इसमें भी रिसर्च करना पड़ता है सर, बहुत रिसर्च करना पड़ता है। मुझे पता नहीं ये चीज़ें ना ऑडियंस तक। आई एम ग्लैड दैट आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा। आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज ये चीज़ें ऑडियंस को पता ही नहीं है।
ऑडियंस के कोरियोग्राफर मतलब डांस। अब इसमें डांस की बात ही नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, मुझे दुख भी इस बात का है कि मुझे नैरेटिव के लिए ज्यादा बुलाते हैं फिल्म मेकर्स। डांसिंग गाने मुझे बहुत पसंद है, बट जब नॉमिनेट होता है ना तो डांस वाले गाने ही नॉमिनेट होते हैं। दे विल नेवर लुक एट उसको, हाँ मतलब हाँ वैल्यू नहीं मिलता। कहानी बोलने वाले गानों को वैल्यू मतलब दे आर नॉट इवन कंसीडर्ड फॉर नॉमिनेशन। मतलब नोबडी वुड लुक बैक कि यार ये जो गाने में आदि पुरुष का ही बता रहा हूँ कि रिसर्च बेस्ड हुआ है तब जाके वो सही लगता है। वो टोन बहुत जरूरी होता है ना, मैं गलत नहीं हो सकता। वो मैं आई एम नॉट वर्किंग विद प्रभास और कृति सेनन, आई एम वर्किंग विद राम एंड जानकी, राघव एंड जानकी, राम एंड सीता। तो मुझे उनका प्यार एक तरीके से ही दिखाना होता है। बट हाउएवर मुझे ये क्रेडिट जरूर मिल जाता है कि डायरेक्टर्स ट्रस्ट मी, वंस दे गिव द सॉन्ग टू मी दे नो कि आई वी आर इन सेफ हैंड्स। तो वो एक है, बट ये मैं खुद ही अपने आप में सोच के खुश होता हूँ। ठीक है, उसके बाद भी मोटिवेशन बना के रखना कि भाई मैं तो रिसर्च करूंगा क्योंकि मुझे कहानी कहनी है। और जब आप नैरेटिव का आप कह रहे हो, आप खास तौर से याद किए जाते हो उस टाइम पे, तो ऐसे में एक चैलेंज ये भी आता होगा कि अब इस बार कैसे नैरेटिव में जाऊँ, इस बार कैसे नैरेट करूँ, क्योंकि एक स्टाइल बन जाता है, एक कोरियोग्राफर का एक तरीका बन जाता है, उससे भी तो आपको भिड़ना पड़ता है। वो तो रेगुलर है, वो तो होना ही है। और मैं अपने निश में मैं शायद मेरे आजू बाजू ज्यादा कोरियोग्राफर्स नहीं तो तानाजी के गानों में भी जब लास्ट का गाना है जहाँ पे काजोल जी इज ब्रेकिंग डाउन, तानाजी की मृत्यु हो चुकी है, तो वो भी मुझे बहुत ही संभालते हुए करना पड़ा। सो समहाउ आई फील कि देखो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में एक ही मशीन है जो ज्यादा चलाने से ज्यादा बेहतर होता है, वो है दिमाग। राइट। बाकी सारी मशीनें डिटोरिएट होती है, दिमाग बेहतर होता जाता है। तो मुझे अब वो चैलेंज जैसा लगता नहीं है, दिमाग दौड़ने लगता है। जैसे कल ही एक गाने का प्रेजेंटेशन दिया, दे लव्ड इट, इट वाज अ फॉर म्यूजिक वीडियो, अगेन स्टोरी टेलिंग वाज थोड़ा अलग स्टाइल में देना था। तो अब क्या है कि वो सीजन हो गया उन्हें ऐसी चीजों में। एंड जैसे डांस वाले गाने आते हैं तो फिर वो बैक ऑफ द हैंड वाला, मतलब मैं जब पीटी खेलते राइट की जरूरत है, मैं लेफ्ट से खेल सकता हूँ, बिकॉज डांस इज समथिंग जो ऊपर वाले ने दिया हुआ है। तो लेकिन एक्टर खासतौर से अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो ज़्यादातर एक्टर बहुत अच्छे डांसर्स नहीं है, मतलब डांसर्स नहीं है ना, ट्रेंड डांसर नहीं है, स्किल्ड डांसर नहीं। तो ऐसे में तो कोरियोग्राफर का नाम सुन के डर जाते हैं। आपके साथ तो बड़े हैप्पी रहते होंगे कि यार ये तो वही बात कराने वाला है, इमोशन एक्सप्रेशन कराने वाला है। नहीं ऐसा नहीं है, डांस वाले गाने भी आते हैं। जैसे मुझे याद है मैं जब टोटल धमाल कर रहा था तो मैं एक्टर्स आर क्वाइट कंफर्टेबल विद मी। अजय सर ने मुझे बोल दिया था मुझे ज़्यादा नचाना नहीं। तो ऑल्सो क्या होता है कि एनी कोरियोग्राफर इज गुड अगर वो अपने एक्टर के बॉडी लैंग्वेज को समझ के कोरियोग्राफी करे, ना कि खुद का क्रिएटिव पागलपन निकाले। एक्टर को सता के एक्टर गड़बड़ दिखेगा तो वो अल्टीमेटली ऑडियंस कंज्यूम करेगी वो गड़बड़ वाला डांस, एफर्ट वाला डांस। बट यही अगर मैं समझो अजय सर के साथ कर रहा हूँ तो मुझे मालूम है अजय सर का कंफर्ट स्पेस कितना है। उस स्पेस में अगर मैं करता हूँ तो एक्टर भी वो भी अच्छे दिखता है और मेरा काम भी अच्छा दिखता है। अल्टीमेटली द सॉन्ग हैज टू लुक राइट। और मैं अपना कीड़ा जो है डांसिंग का वो मैं खुद डांस करके इंस्टाग्राम पे डाल दूं भले, वो अलग बात है। बट फिल्मों में एक्टर एंड द होल सॉन्ग हैज टू लुक राइट। वो तो खैर कोई किस्सा भी बहुत बड़ा था टोटल धमाल का, जो रितेश ने कपिल के शो में आके बोला था कि वो पैसा गाने का। तो एक्चुअली वैसा कुछ नहीं है, अजय सर इज द स्वीटेस्ट। वो बहुत ही ऐसा मतलब ऐसा कर वो ऐसा इतना नहीं था। हाँ लेकिन वो स्टोरी टेलर वो भी है ना। तो वो भी तो अच्छा हम सब बिलोंग ही करते हैं एक मीडियम को जहाँ पे कहानी बोलना ही हमारा है भाई, वो उस मोमेंट के लिए ठीक था। किस तरीके से आप बोलते हो उसमें होता है। आई एम वेरी क्लोज टू रितेश, ही इज वंडरफुल। मैंने उनके काफी सारे गाने किए हैं एंड मुझे मतलब उनकी फिल्म में कोई भी अगर गाना है तो सबसे पहले दे कनेक्ट विद मी। आप सभी बड़े स्टार्स और बड़े डायरेक्टर्स के साथ बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया, तो ऐसे में एक कंफर्टेबल जोन आ जाता है। लेकिन कभी कोई ऑकवर्ड सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि अरे यार मैंने सोचा था कि मैं करवा लूंगा लेकिन नहीं हो पा रहा है या नहीं कह पा रहा हूँ वो बात जो मैं कहना चाहता हूँ? नहीं, मैं बताऊँ सर, मेरा क्या है ना, प्री बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ओके। तो मैं ना मेरा प्री में इतना स्ट्रेंथ रहता है कि मुझे वो ऑकवर्ड सिचुएशन सेट पे आता ही नहीं है कभी। ऑल्सो मैंने एक्टरों के बारे में ये जाना है, वंस दे नो कि इस बंदे को इसका काम पता है तो उसके बाद दे विल सरेंडर। अच्छा, फिर इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं सर, जैसे ही बट अगर उनको समझ में आ गया कि यार ये इसको नहीं आता फिर वो बहुत कर जाता है। तो स्टार सुपरस्टार हो जाता है ना, तो एक फैन बेस का भी एक प्रेशर होता है
जैसे सलमान के गाने होंगे तो उनके फैन उनको खास स्टाइल में ही देखना चाहते हैं, अजय देवगन के उनके स्टाइल में, शाहरुख के उनके स्टाइल में, तो उसका कितना प्रेशर था कि फैंस को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? वो तो रहता ही है, वो दिमाग में रख के ही करना जरूरी है। ऑल्सो ये चीज़ों का ध्यान एक्टर खुद भी रखता है। ओके। जैसे मैं सलमान भाई के साथ गाना कर रहा था, किसी का भाई किसी के गाने के लिए, या तो वो गाना भी पता होगा मेरा, वे लव ले लव जो रितेश, तो मैंने कोरियोग्राफी ही की ऐसे जो उन पे सूट करेगा और उनके ऑडियंस को सही लगेगा। ओके। तो दैट इज एज अ टेक्नीशियन वो जिम्मेदारी है, बिल्कुल जिम्मेदारी। तो आई हैव टू बी दैट रिस्पांसिबल, मुझे जिम्मेदारी तरीके से निभाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो मैच्योरिटी की भी बात है एक्चुअली। आई एम 42 नाउ, 20-22 साल जो इंडस्ट्री में निकाल लिए, वो एक्सपीरियंसेस से ही आया हुआ चीज़ है एक्चुअली। ये डांसर से जब कोरियोग्राफी का ट्रांजिशन हो रहा था या आप किसी वर्सेस कर रहे थे, तो वो कैसा दौर था उस टाइम पे? क्योंकि आज कोरियोग्राफी बहुत अच्छा एक क्रेडिट भी मिलने लगा है, सब कुछ है। करेक्ट। नहीं तो फियरलेस होना पड़ता है सर। तो क्या है कि एज एन असिस्टेंट आई वाज अ डांसर, आई वाज हैप्पी देयर, बट आई हमेशा डांसर रहना नहीं चाहता था। तो मुझे असिस्टेंट, वो क्लियर था माइंड, एकदम क्लियर था, मतलब शुरू करने से ही क्लियर था कि मुझे कोरियोग्राफर बनना है। सो वो क्लैरिटी एक तो होना जरूरी है। एंड देन एज आई स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट, आई वाज विद बॉस्को सीजर के साथ था, मैं असिस्ट कर रहा था उनको। तो मैं एक रिक्लाइनिंग चेयर पे था, मुझे पता है कि मेरा मीटर ऑन है, हमारी लैंग्वेज में कहते हैं मीटर ऑन है, मेरा पर डे ऑन है, और वो लोग बहुत प्यार भी करते थे, बॉस्को सीजर थे मोर लाइक ब्रदर्स। सो प्यार भी उतना ही है, मीटर भी ऑन है, कंफर्ट चेयर में बैठे हो आप, एक्टर के साथ इंटरेक्शन अच्छा है, रिश्ते अच्छे, सब सही चल रहा है। फिर एक पॉइंट आ जाता है लाइफ में जहाँ पे आपको लगता है कि यही चलता रहेगा अगर आप आगे नहीं बढ़े तो। सो वो मेरे साथ हुआ, मुझे करना था। मैंने बॉस्को से बात भी किया कि मैं इंडिपेंडेंट जाना चाहता हूँ, बट वो जो डिसीजन होता है ना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे कोरियोग्राफर्स जो बने एंड देन दे वेंट बैक टू असिस्टेंट, क्योंकि वो एक रिस्की कॉल है जो आपको लेना पड़ता है। एंड एक बार आपने ले लिया तो फिर डटे रहना पड़ता है, क्योंकि आप जब कंफर्टेबल हो चुके हो, जिसकी आप प्लानिंग करके चलते हो, वहां से फिर से डिस्कम्फर्ट में जाना इट्स नॉट इजी। जीरो सर, आप सीधा जीरो पे जाते हो। तो आप एज एन असिस्टेंट, मुझे एक बहुत ही बड़े डीओपी है, उन्होंने बोला था रंजू, मैं अपने डीओपी का स्टार असिस्टेंट हुआ करता था, बट जैसे ही मैं इंडिपेंडेंट गया, एवरीबॉडी यूज्ड टू लव मी, टेक केयर ऑफ मी बिफोर आई वाज गेटिंग इनटू, ही वाज ट्राइंग, मुझे बता रहे थे। जैसे मैं इंडिपेंडेंट हो गया, मेरा सपोर्ट कम हो गया इंडस्ट्री से। ओके। तो आई वेंट थ्रू अ स्ट्रगल फेज एंड देन टू गेट देयर। अभी तो खैर वो बहुत बड़े, तो वैसे ही तो ही वाज ट्राइंग टू टेल जीरो से ही शुरू करना। हाँ, तो जितने चेहरे तेरे आए रंजू ब्रदर, जितने लोग हैं करते हैं, वो सब पलट जाएंगे। तुझे फिर से जीरो से प्रूव करना पड़ेगा ताकि वो लोग टर्न हो कि अच्छा रंजू कर रहा है, चलो ठीक। तो वो होता है। तो मैं बहुत क्लियर था, मैंने सोच के रखा था कि मैं वापस तो नहीं जाऊंगा, ये करूंगा, कोशिश करूंगा। तो सी अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि ये सब कुछ इधर ही है, मुझे ऐसा लगता है। पहली बार ट्रस्ट किसने किया आपको? बिपाशा। अच्छा, बिपाशा कैसे हुआ? तो वो गाना याद होगा आपको, बिपाशा, वो गाने पे आई वाज असिस्टिंग बॉस्को, मैं बहुत क्लोज भी हो गया था बिपाशा के, शी वाज वेरी स्वीट। तो तभी मैंने बोला कि मैं इंडिपेंडेंट करने की, मतलब आई एम प्लानिंग टू गो इंडिपेंडेंट। एंड एक दिन शी कॉल्ड मी, उसी फिल्म के प्रमोशन का शो के लिए शी कॉल्ड मी, जो ये प्रमोशनल शो है, वुड यू बी विलिंग टू डू इट? मैंने बोला ऑफ कोर्स आई विल डू इट। तो वो शो किया एंड देन शी गेव मी अ लॉट ऑफ शोज। एंड देन बिपाशा ने उस टाइम पे एक फिल्म हो रही थी डिश क्या हूँ, जो शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा थे प्रोड्यूसर है। सो वो फिल्म के लिए बिपाशा सजेस्टेड माय नेम, हरमन वाज द लीड एंड दैट फिल्म हैपेंड। सो बिपाशा ने वाज द फर्स्ट वन। देन फिर प्रदीप सरकार आए मेरी जिंदगी में। ओह ग्रेट। तो दादा ने मतलब संभाला, दादा ने बहुत काम दिया मुझे एक्चुअली, काफ़ी एड्स दिए एंड दादा के लिए आई वाज लाइक हिज सन, आई एम स्टिल मिस हिम। तो अभी तो चले गए, बट एक वॉइड छोड़ के गए। नहीं, वो उनका स्पेस रहेगा। बिल्कुल, उनका एक स्पेस था। कल ही मैं डिस्कस कर रहा था कि कल मैं परिणीता के गाने सुन रहा था, तो मैं सोच रहा था कि बहुत ही ज़्यादा मतलब मिट्टी की खुशबू आती थी उनके काम में, उनके गानों में। जब वो भी म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर हुआ करते थे पहले, फिल्म से पहले, या एड्स में, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखा मैंने। तो बंगाली
मुझे लगता है पिछले जन्म में मैं बंगाली था। मेरी पहली फिल्म अभी लिखी पड़ी हुई है जो मैं डायरेक्ट करने के प्लान में हूँ, वो भी कैलकाटा बेस्ड है। ओके, सो शायद एक कनेक्शन है, पिछले जन्म का कुछ कनेक्शन होगा, सेलेस्टियल कनेक्ट होगा। बट देन इन लोगों ने शुरुआत में ट्रस्ट दिखाया एंड देन फिर चीज़ें बनती गई रास्ते। फिर अजय सर ने भी काफ़ी ट्रस्ट दिखाया, वो तो बुलाते ही है मुझे, कुछ भी गाने होते हैं तो बुलाते ही है। फिर सलमान भाई, रितेश, सभी ने फिर अल्टीमेटली क्या वन आफ्टर अदर फिर काम से काम आने लग गया एंड देन या गॉड इज बीइंग काइंड। आपके लिए वो जो एक इमोशनल जर्नी होती है कैरेक्टर की या सॉन्ग की, बोलते हैं ना हम लोग, सोल होती है जो उसकी डिमांड होती है, उस पर ज़्यादा फोकस होता है या टेक्निक और टेक्निकल जो चीज़ें आ गई हैं जो धीरे धीरे बहुत जल्दी एक टेक्निकल शॉट्स बोलते हैं ना उसको, बड़ा सिनेमैटिक है और ऐसे शूट करना और ज़ुब ज़ाप करना है, किस पे ज़्यादा ध्यान देता है? तो सर शुरू करते हो ना तो आप ये चाहते हो कि आप कुछ ऐसे शॉट्स लगाए, टेक्निक्स दिखाए कि लोग मतलब बोले कि यार क्या शूट किया, क्या काम कर रहा है। तो मेरा शुरुआत भी ऐसे हुआ। तो स्टार्ट में मैं रिवर्स फ्रेम, गाने रिवर्स, तो मेरी वाइफ एडिटर भी है तो ऑडियो को रिवर्स कर दिया, पूरे ऑडियो को। ऑडियो रिवर्स चल रहा है, एक्टर नॉर्मल परफॉर्म कर रहा है और एडिट में मैं खेलता। मैं बहुत हथकंडे आजमाए शुरुआत में। अब जाके पता चलता है कि कर लो आप, लेकिन अल्टीमेटली आपका इमोशन, आपका चीज करेक्ट जो बैठता है वही। फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल दूंगा कि जैसे राजू सर, राजकुमार हिरानी जी शूट करते हैं, वो फ्रेम लगाते हैं, एक्टरों का परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, कंटेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, स्क्रिप्ट पे ध्यान देते हैं, टेक्निक पे नहीं देते हैं। तो अल्टीमेटली यही वर्क करता है कि आपका एक्टर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपका एज इन सॉन्ग में भी आपने जिस तरह सजावट की है, जिस तरह आपका लुक आप लेके आ रहे हो, हाउ कंफर्टेबल योर एक्टर इज टू परफॉर्म। तो अल्टीमेटली आप इधर पहुंच जाते हो। शुरू तो टेक्निक से होता है, जाते जाते आप इमोशन करेक्ट हो, वो शुरू का जोश होता है कि सब करना है। बट मैं I'm glad that मैं बहुत कुछ सीखा। मैं वेरी गुड टेक्नीशियन आई वुड से, बिकॉज मैं शॉर्ट फ्रेम देख के बता सकता हूँ कि ये कौन सा लेंस है। मतलब मैं बता सकता हूँ कि ये 25 का लेंस लगाया है कि 32 है कि 75 है। तो मैं टेक्निकली बहुत साउंड हो गया। वो कीड़ा था सीखने का पहले से, वो उस वहाँ रुचि बहुत ज़्यादा थी। तो आई फाइंड माई सेल्फ इन अ गुड स्पेस नाउ वेयर आई एम गुड एज अ टेक्नीशियन एंड येट आई कैन गिव say a good story out. प्रोड्यूसर ज़्यादातर होता है कि यार डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा है फिल्म तो थोड़ा कंट्रोल में कर लेते हैं अभी, लेकिन दो लोगों से घबराते हैं वो कि एक कोरियोग्राफर के हाथ में कैमरा आ गया या फाइट मास्टर के आ गया। तो वो जो घबराहट रहती है कि यार ये भी शॉट ले लूँ, ये भी शॉट ले लूँ, उसको कैसे मिक्स एंड मैच करते हो? तो आपके फिल्म का सबसे बड़ा कॉस्ट ही गाने और एक्शन होता है ना। एक्शन में आपके 6-7 कैमरे लगते हैं, 4-5 तो लग ही जाते हैं। गाने में आपको 2-3 कैमरे लग ही जाते हैं। एंड देन तामझाम, डांसर्स, कॉस्ट्यूम, सेट, सबसे बड़ा खर्चा वही होता है। जब तक सीन चल रहा है तब तक आपका खर्चा कम है। तो प्रोड्यूसर का डरना तो जायज़ है, बट मेरे साथ क्या हो जाता है कि वो लोग बोलते हैं अभी 2 दिन में खत्म हो जाएगा, तो मैं एश्योरेंस दे देता हूँ 2 दिन में हो जाएगा। 3 दिन में होना है तो 3 दिन में हो जाएगा। कभी कभी 1 दिन वाले भी आते हैं, हालांकि अभी मैं मना करता हूँ 1 दिन के गानों के लिए, क्योंकि बहुत हेक्टिक हो जाता है एंड फिर वो चीज़ वैसे निकल के भी नहीं आता है। एक्टर भी परेशान होते हैं, लंच ब्रेक नहीं दे रहा हूँ, अब ना खुद खा रहा हूँ ना खाने दे रहा हूँ, तो वो सब थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो 1 दिन के काम से दूर रहता है। 2 दिन इज हेल्दी टू डू प्रॉपर सॉन्ग। अभी जब आप कोरियोग्राफ करते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं और ये जब हम देखते हैं एक पहला इंटरेक्शन जो ऑडियंस का डांस के साथ होता है वो होता है जो टीवी शोज आ रहे हैं, रियलिटी बेस्ड शो पर। तो आपको क्या लगता है वो वाकई डांस फॉर्म है या उसमें एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है? वो वाकई एक रियलिटी शो है या एक एंटरटेनिंग शो है? एंटरटेनिंग शो है सर। कैसे डिफाइन करेंगे आप? देखिए क्या है कि वहाँ पे जो स्टोरी वो लोग सेट करेंगे वो चलेगा तो वो शो दौड़ेगा। हाँ। तो वो उसी मेंटालिटी से उसका स्क्रिप्टिंग हुआ जाता है। मैं बिलीव नहीं करता हूँ ऐसे शोज पे। हाँ, पर जो टैलेंट आते हैं वो टैलेंट एक्चुअली बहुत मेहनत करके आते हैं। जो बच्चे आते हैं रियलिटी शोज में वो बाप रे बहुत मेहनत करके आते हैं। उनके लिए वो प्लेटफॉर्म इज लाइक हेवेंस डोर फॉर देम। सो वो लोग जो है बहुत मेहनत करके आते हैं एंड वो वहाँ पे भी बहुत मेहनत करते हैं। बट अगेन फॉर्मेट इज दैट किसी ना किसी को पैसे बनानी है, तो उस वजह से ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स डाउन टू द मनी ना। पैसे कितने बनाए, नहीं तो ये शो बंद कर दो। तो वो तो है ही मेंटालिटी। बट आई वुड ऑलवेज अप्रिशिएट द किड्स हु आर
कमिंग देयर, कहाँ से आते हैं, यूट्यूब से सीखते हैं। हिंदुस्तान की बात ही ये है कि विदाउट ट्रेनिंग आज आप वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पीट करते हो सिर्फ और सिर्फ आपके डिटर्मिनेशन से, टैलेंट से। बच्चे मतलब धूप में नंगे पैर नाच के कौन से कोने कस्बे से मेहनत ही कर रहे हैं, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, पता नहीं आज खाना मिलेगा कि नहीं, बट हाँ आज डांस जरूर करना है, ऐसे करके आते हैं। सो वो टैलेंट को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। कभी आपने ऐसे किसी टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया और मौका मिला? मैं सच बताऊँ तो मिलते हैं बच्चे ऐसे बहुत, हालांकि अपना एक टीम सेट होता है, अपने असिस्टेंट सेट होते हैं, अपॉर्चुनिटी कुछ लोगों को दे पाते हैं, कुछ लोगों को नहीं दे पाते हैं। बट मैं उनको बोलता हूँ क्या है ना, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड करियर है। डांस ना बहुत शॉर्ट लिव्ड, तो मैं ये बोलता हूँ एक्सटेंशन में जाना ही पड़ेगा। हाँ, आप कुछ और भी प्लान कर लो, नहीं तो आप दुखी होगे, क्योंकि हर इंसान कोरियोग्राफर नहीं बन सकता। आप 2000 में से एक कोरियोग्राफर बनेगा, कोशिश सब 2000 कर सकते हैं, लेकिन काम वो 2000 को नहीं मिलेगा, तो 10 को मिलेगा शायद उसमें से। लेकिन अभी जैसे आपने इतनी सारी फिल्में की हैं, इतने सारे शोज किए हैं, म्यूजिक वीडियोस किए हैं, कि अगर मैं सबके नाम भी एक एक बार में लूँगा तो भी शायद वो एक शॉर्ट रील से ऊपर ही नहीं कर जाएगा, है ना। लेकिन जब कोई रील में आके बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाती है, आजकल ये शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी है, ये बहुत लोगों को शायद, मे बी आप करेक्ट कीजिएगा, कि कंफ्यूज भी कर रही है, रोक भी रही है आगे बढ़ने से, या वो जो उनका एक्चुअल पोटेंशियल है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, पॉपुलैरिटी पहले आ जाती है। नहीं सर, ये बहुत बढ़िया बात आपने छेड़ा है। एक्चुअली क्या है ना, ये लोग यहाँ से बहुत प्ले हो जाते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस मिलता है हमको, उसके बाद सडनली फिजल आउट होने लगता है। तो वो आपको ना यू आर लॉस्ट कि मैं क्या हूँ। मेरे पास ऐसे कितने असिस्टेंट्स आते हैं जो कंफ्यूज है कि मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर हूँ, कि मैं डांसर हूँ, कि मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। दे आर कंप्लीटली, आज तो 90% बच्चे जो सोशल मीडिया पे है, मैं डांसिंग टर्म से बताऊंगा, दे आर कंफ्यूज्ड, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, एंड उनका बिहेवियरल पैटर्न भी बहुत चेंज होता है। समटाइम्स दे आर ऑन अ हाई, समटाइम्स दे फील कि उसे काम ही नहीं है, कुछ नहीं, पैसे रेंट देने। तो ये सी एवरीबडी इज नॉट मेकिंग, जितना दिखाया जाता है कि हम पैसे बना रहे हैं, सब नहीं बना रहे, लगे हुए हैं सब लोग, बट सब बना नहीं रहे। और मैं बहुत बच्चों को देखा हूँ, जानता हूँ, जो एकदम ही कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं। सो इट्स अ टफ स्पेस, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। जब नया एक्टर कोई आए, जैसे आपने स्टार्स के साथ काम किया, तो स्टार का तो मालूम है यार, ये इसका फोटे है, ये मैं करा लूँ। वैसे कभी नए एक्टर के साथ जब सामना हो जाता है, जिसका आपको बहुत ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है ना, सरप्राइज पैकेज है आपके लिए, तब कैसे फिर इन्वॉल्व करते हो उसको? नहीं तो एकदम ही बढ़िया कोरियोग्राफी करते हैं। अच्छा। टफ 100% टफ हो, ओके। क्योंकि यहाँ से यहाँ लाना आसान होता है। अच्छा। यहाँ से वहाँ लेके जाना, फिर अगेन यू हैव टू स्पेंड अनदर 3 days 2 days टू थिंक एंड की। तो शुरू करते हैं हम लोग लार्ज स्केल में ही, मैं क्या, मुझे लगता है सारे कोरियोग्राफर्स, एंड देन फिर एक्टर का जैसे रिहर्सल पे आता है, एक्टर का पोटेंशियल दिखने लगता है, तो फिर हम लोग मेलो डाउन करने लगते हैं, थोड़ा सा ट्यूनिंग इधर से बनाने लगते हैं। तो और एक और चीज़ है, लेकिन अभी जितने बच्चे आ रहे हैं, दे ऑल आर वेल ट्रेन्ड, ट्रेनिंग के साथ आ रहे हैं, तो इतना मुश्किल नहीं होता है ये चीज़ को। और ऑन एन एवरेज एक जब गाना होता है तो उसकी कितनी रिहर्सल्स हो जाती है? डिपेंड करता है, मतलब एक मैं तो कोरियोग्राफी 2 दिन में खत्म कर देता हूँ, ताकि मैं एक्टर को ज़्यादा टाइम दे दूँ रिहर्सल का। इफ द एक्टर इज विलिंग टू रिहर्स, वो भी ज़रूरी है। अब बड़े स्टार्स तो कहाँ रिहर्सल करते हो, तो सेट पे जैसे लेते हैं, हाँ। बट अगर नए एक्टर है, नए बच्चे हैं, तो देन 6-7 दिन का रिहर्सल करते हैं वो लोग, बिकॉज अल्टीमेटली वो जो छप रहा है वो एक ही बार छपेगा, वो या तो अच्छा हो सकता है या तो बुरा हो सकता है, बीच का कुछ नहीं हो सकता है। तो काफ़ी एक्टर्स जो है, नए एक्टर्स, दे नो दैट, एंड उस वजह से दे आर प्रेप्ड टू रिहर्स वेल, सो दैट मैं स्क्रीन पे सही करूँ। तो या तकरीबन 7-8 दिन 10 दिन की रिहर्सल में दे सॉर्टेड। खैर मैं जानता हूँ एक्टर्स जो 30 दिन भी रिहर्सल करते हैं, जैसे ऋतिक बहुत रिहर्सल करता है, बिकॉज ही इज नोन फॉर दैट क्राफ्ट। राइट। उनसे एक्सपेक्टेशन सर, ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन है, एंड ही, तो जैसे ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन बिल्ड होने लगता है, तो आपका रिहर्सल के दिन भी बढ़ते जाएंगे फिर। एज एन एक्टर आपको मालूम है कि मेरा ऑडियंस इतना एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ ऑल द मोर, ज़्यादा और करना पड़ेगा। सो
वो बढ़ती ही जाती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स देयर ऑडियंस। जब कोई गाना, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि गाना एक ड्राइविंग फोर्स है फिल्म के लिए, क्योंकि गाना ऑडियंस तक पहले पहुँचता है, उससे ही वो माइंडसेट होता है कि फिल्म के लिए जाना है, क्या करना है। तो जब वो गाना लोगों के पास पहले पहुँचता है और वो फिल्म तक खींच के लाता है, और फिल्म के चले जाने के बाद भी गाना ही रह जाता है। लेकिन इस केस में एज ए कोरियोग्राफर, एज ए सॉन्ग डायरेक्टर, आपको क्या लगता है कि वो रिकॉग्निशन मिल पाता है एज ए कोरियोग्राफर, वो ड्यू रह जाता है? वो ड्यू रह जाता है, और वो ड्यू है, एंड इट इज़ द सैड पार्ट, सबसे सैडेस्ट पार्ट है वो, कि गाना आपका हिट हो गया और सडनली आपके जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स है, डायरेक्टर्स है, दे फॉरगेट अबाउट द कोरियोग्राफर। एंड इनफैक्ट मैंने तो कई बार देखा है कि आपका कोई गाना हिट हो गया लेकिन पोस्टर पे शायद कोरियोग्राफर का नाम नहीं होता। मतलब जब तक गाना शूट हो रहा है तब तक वो कोरियोग्राफर ही कर रहा है, कोरियोग्राफर ही डिजाइन कर रहा है, सब कुछ कोरियोग्राफर कर रहा है। आर्ट का रिक्वायरमेंट से लेके लेंस क्या लगेगा, कि कितना कैमरा यूज होना है, कि क्या लाइटिंग होना है, क्या मतलब पूरा रेफरेंस कोरियोग्राफर ही बना के देता है कि ये मेरा डांस है, ये कोरियोग्राफी है, ये देख लो वीडियो, ये सेटअप मुझे ऐसा चाहिए, लुक मुझे ऐसा चाहिए, अंतरे में मुझे ये चाहिए, मुखड़े में ये चाहिए, म्यूजिक पीस में ये चाहिए। तो कोरियोग्राफर इज द मेन पर्सन। एवरीबॉडी इज सर क्या अगला क्या हो गया, सर क्या चाहिए रिक्वायरमेंट। तो जैसे वो हो गया, आई फील कोरियोग्राफर इज कंप्लीटली फॉरगॉट, मुझे ऐसा लगता है। तो दैट्स अ सैड पार्ट। एंड इनफैक्ट हमारे कोरियोग्राफर्स ने मुहिम भी छेड़ा था इसको लेके कि क्रेडिट यूट्यूब पे क्रेडिट देना भी छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। ओके। हाँ, सोशल मीडिया पे क्रेडिट नहीं देते हैं। जब टैग करते हैं ना इंस्टाग्राम पे, अगर टैग करते हैं सब लोग, तो कोरियोग्राफर को टैग नहीं करेंगे। और ये बात बड़ी अजीब लगती है मुझे भी कई बार, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी रेज किया है, बिकॉज गाना जो होता है, आज कोई गाना सुनता नहीं, पहले गाना देखता है, सुनता तो बाद में। तो देखना मतलब पहला अट्रैक्शन उसका देखना है, और वो एक कोरियोग्राफर सेट कर रहा है, तो उसको तो ड्यू, उसको भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं मुझे पता नहीं है। और ये बहुत अब जाके क्या कोरियोग्राफर्स ने छेड़ा है तो लोग देने लग गए, नहीं देने भी लग गए अब तो। खैर आई हैव बीन लकी, मेरा क्रेडिट हमेशा ही रहा है, तो मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है। बट देन आई हैव सीन हिट गाने हैं बट कोरियोग्राफर का नाम ढूंढते हैं तो यूट्यूब पे दिखता नहीं है। बट आई एम श्योर द चेंज इज देयर। आज ध्यान जा रहा है, प्रोड्यूसर्स आर लुकिंग इनटू इट, एंड वो चीज़ें शायद वर्कआउट हो जाएगी। फिल्म इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड हो, गानों की वजह से ही पहचानी जाती है ना, और हमारे हिंदुस्तान में गानों का चलन है भी हर जगह। लेकिन अब फिल्मों से धीरे धीरे गाने कम होते जा रहे हैं, नंबर्स में भी और ड्यूरेशन में भी, तो और ज़्यादातर सिंग साउंड वाले कम होते जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे में क्या लगता है कि ये जो पहले क्या 4-5 गानों पे डिपेंडेंसी होती थी एक प्रोड्यूसर की फिल्म की, अब वो एक गाने पे आ गई है, तो इससे जिम्मेदारी बढ़ गई है, या लग रहा है कि ये कल को अगर ये भी निकल गया और सिर्फ सोलो एल्बम उसका काम हो गया, तो फिल्म से क्या गाने भी जा सकते हैं? नहीं, गाने फिल्मों से जाएंगे नहीं, ओवरऑल फिल्मों का ही कम हो गया है एक्चुअली। जो क्वांटिटी हुआ करता था, पहले 200 फिल्में बनती होगी तो अभी 30 बनती, तो ओवरऑल वो कम हो गया है, वॉल्यूम कम हो गया है, एंड प्रोड्यूसर्स आर बीइंग सेफ। फिल्में चल नहीं रही है तो प्रोड्यूसर्स गाने पे इतना पैसा लगा नहीं रहे, बहुत संभाल के लगा रहे हैं। इनफैक्ट म्यूजिक लेबल्स लगा रहे हैं क्योंकि उनका कोर बिजनेस वो है, सो वो लोग लगा रहे हैं। जैसे रिसेंटली मैंने देखा कि टी सीरीज अपने गाने, मतलब फिल्म भले उनकी हो, फिल्म टीम को नहीं होता है, गाने वो लोग बना के दे रहे हैं। सो ऐसे काफी लेबल्स भी कर रहे हैं, विच इज अगेन तो वो कम नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली म्यूजिक जो लेबल के पास जाना है, वो लेबल तो चाहता है कि वो गाना अपने गाने दे, तो गाने कम नहीं होंगे। अगर फिल्मों का वॉल्यूम वापस आ गया, जो 6-8 फिल्में अगर बैक टू बैक हिट हो गई, तो प्रोड्यूसर्स कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, उस वजह से फिल्में और चलने लगेंगी। ओटीटी ने आके एक्चुअली क्या हो गया है, थोड़ा सा ओटीटी कंटेंट में जनरली पीपल डोंट वांट सॉन्ग्स ना, हाँ उसमें नहीं, उस वजह से क्या हो गया है कि थोड़ा सा लोगों को भी अच्छा लगने लग गया है कि मैं अपने घर पे बैठ के अगर कोई ओटीटी पे कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, एंड जनरली थ्रिलर होता है, सस्पेंस ड्रामा, और उसके बीच में गाना नहीं चाहिए। एज एन ऑडियंस उनको भी गाना नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए होगा, तो उस वजह से थोड़ा एक ट्विस्ट हुआ है। बट मुझे नहीं लगता है कि गाने कम होंगे, जैसे वॉल्यूम बढ़ जाएगा फिल्मों का तो गाने भी बढ़ जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ती ही है, एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहती है, मैं बहुत ले लेता हूँ, ओनस ले लेता हूँ। आई डोंट नो, सब लोग ऐसा सोचते हैं क्या, मुझे ऐसा लगता है कि अगर लेट भी हो रहा है तो मेरे वजह से मैं ये नहीं सोचूंगा कि लेंस चेंज करने में टाइम लग गया, क्या जिप शिफ्ट होने में टाइम लग गया,
तो मेरी सोच है, मुझे ऐसा लगता है लेट हो रहा है तो द ओनस इज ऑन। क्या वो आज की डेट में इतने एक्सपीरियंस के आपकी स्ट्रेस लेवल होते हो आप उस पे, मतलब वो गाने हो जाते हैं? मैं बहुत होता हूँ, मैं आज भी आई शॉट इंडिपेंडेंटली मोर देन 50 सॉन्ग्स, बट मैं आज भी एक गाना करता हूँ तो मैं अपने पहले गाने की वजह से ही प्रेशराइज रहता हूँ, रात को नींद नहीं आती। आज कल गाना सुनता है तो रात भर में सोता ही नहीं, नींद आती नहीं। आज भी वही हाल है। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी बात है, पैशन जिंदा है तब तक काम अच्छा दिखेगा। जैसे पैशन खत्म हो जाए काम भी खराब दिखने लगे। क्या वाकई एक सॉन्ग में इतनी ताकत होती है कि वो एक एक्टर को स्टार बना दे, सुपरस्टार बना दे? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल 100% है वो। तो मतलब क्या था वो, सितारों की महफिल में गूंजेगा, वहीं पे ऐसे लोग देखते रह गए थे कि ये कौन आ गया है एक्टर, ऋतिक हैड परफॉर्म राइट फॉर हिज फर्स्ट स्टारडम, वहीं से आता, वहीं से सेट हुआ था। फिर वो ऋतिक के लिए हो या शाहिद के लिए हो, सबके लिए एज यू आर गुड डांसर तो आप बहुत ही जल्द ऑडियंस के नजदीक आ जाते हैं। राइट, देयर इज सम सेंस ऑफ कनेक्शन दैट ऑडियंस फील, मुझे लगता है। फिर चाहे वो डांस हो या गाना हो, ऐसे जुड़ जाती है ऑडियंस, आपकी ग्लू हो जाती है। राइट, बट आप डांस नहीं करते तो आपको चिटकने टाइम लग जाता है। डांस ऐसा है, डांस और सॉन्ग दो ऐसी चीज हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति होगा नहीं होगा जो नहीं करता है। वो भले अकेले में करता हो, बाथरूम में करता हो, बारात में करता हो, लेकिन करता जरूर है। म्यूजिक का एक और चीज भी है ना, हाउ आवर बॉडी इज 70% वाटर। तो म्यूजिक क्या है, म्यूजिक एक ऐसा फैक्टर है जो आपके पानी में रिपल क्रिएट करता है। राइट, सो वो अपने तो जैसे मूड स्विच हो जाता है, आप नाराज हो, कोई दुख है, सडनली आप एक अच्छा गाना बजाते हो तो आपको बेटर फील होने लगता है। यू नो, आपके पसंद का गाना बजाते हो तो वो दैट रिपल ना, और दैट वाटर रिपल का इफेक्ट अपनी बॉडी में होता है। तो दैट्स द रीजन म्यूजिक वर्क्स वेल, और थेरेपी है एक्चुअली म्यूजिक। राइट, इसका रीजन वही है कि पानी जो है ना उसमें म्यूजिक तो आपके लिए जो डांस है, क्योंकि आपका कोर वही है डांस, तो वो एक लैंग्वेज है या सिर्फ एंटरटेनमेंट? नहीं सर, लैंग्वेज है सर। मतलब फर्स्ट लव है, फर्स्ट वाइफ है, फर्स्ट एवरीथिंग, सारी चीज़ों का फर्स्ट जो है डांस से शुरू होता है। आई फील आई एम गिफ्टेड, सिंस आई वाज गिफ्टेड विद दिस आर्ट, मैं जिंदगी भर वैल्यू करूँगा, क्योंकि दिस वाज अ गिफ्ट दैट वाज गिवन टू मी बाय गॉड। सबको तो दिया नहीं है, मुझे दिया था। आपको एक्सप्रेस करने का मौका, हाँ, डांस के थ्रू एक्सप्रेस कर सकता हूँ मैं। एंड मुझे यही आर्ट फॉर्म ने मुझे आज एक मकाम दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया, मुझे एक नाम दिया, एक रिकग्निशन दिया। सो मेरे लिए ये लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन है, लैंग्वेज ऑफ हैप्पीनेस है, लैंग्वेज ऑफ सक्सेस है। फॉर मी इट इज़ एवरीथिंग। फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस के लिए, बने रहने के लिए, सस्टेन करने के लिए टैलेंट, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, बिजनेस माइंड, क्या क्या लगता है? हाँ, मैं ये हमेशा बोलता हूँ, चलो आज ये पॉडकास्ट में बोल दूंगा कि आज एक डायरेक्टर या एक कोरियोग्राफर या एक एक्शन डायरेक्टर, जो भी छोड़िए, वो नहीं है, ही इज अ मैनेजर। एक डायरेक्टर इज अ मैनेजर हु नोज टू मैनेज एवरीथिंग, इंक्लूडिंग हिज स्क्रिप्ट, हिज एक्टर्स, हिज प्रोड्यूसर्स, हिज टेक्नीशियंस। सबको मैनेज करो, सबका ईगोज मैनेज करो, सब कुछ मैनेज फंड भी मैनेज करो, फंड मैनेज करो, सब कुछ मैनेज कर सकते हो ना आप, तो आप सॉर्टेड हो। तो मैं अपने आप को आज उस कोरियोग्राफर के साथ एक मैनेजर जो सब कुछ तरीके से मैनेज कर सकता है, तो देन आई एम देयर, मैं इन हूँ और मेरा सक्सेस साथ में जुड़ा रहेगा जब तक मैं सबको संभाल के चलूँ। तो शायद यही वो पॉइंट है जो लोग मिस कर जाते हैं सक्सेस रेस में। तो मैंने अगर आज सेट पे और प्रेशर में अगर मैं किसी पे भड़क गया गुस्से में, तो मैं वो बंदा, समझो मैं बहुत बेसिक एग्जांपल दूंगा, समझो एक असिस्टेंट डायरेक्टर, उस पर मैं गुस्सा हूँ बहुत जोर से, वो असिस्टेंट डायरेक्टर कल को तो डायरेक्टर बनेगा ही। राइट, तब वो सोचेगा कि यार ये बंदे को नहीं बुलाना, मैं भले किसी और को बुला लूँ, ये भले कितना भी सक्सेसफुल हो, बट मेरा इसके साथ जमा नहीं। सो ये जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, आपको सबको संभाल के चलना पड़ता है। एंड ऑल्सो मैं बिलीव करता हूँ कि उस सेट पे आप अकेले नहीं काम कर रहे, सब लोग काम कर रहे हैं, एवरीबडी इज वर्किंग, सब अपना एफर्ट डाल रहे हैं। एक लाइट वाला लाइट लेके ऊपर रोशनी पे चढ़ के ऊपर लाइट लगा रहा है, वो भी उतना, वो तो खैर आपसे पहले आता है लाइट लगाने के लिए और जाता भी आपके बात है,
उतार के तो जाना है उसको, तो वो भी आपसे ज्यादा ही मेहनत कर रहा है। आपका चलो आप यू आर यूजिंग योर क्रिएटिविटी एंड माइंड, so that is there, that is an extra that is working, but otherwise everybody is equally working, सब अपना काम या वो सही कह रहे हो, क्योंकि तो यही शायद मिस आउट होता है कि उसको लगता है कि मैं टैलेंटेड हूँ, मेरे से ही सब होता है। सर कुर्सी मिलते ही ना लोग बदल जाते हैं। जैसे ही आप डायरेक्टर के चेयर पर बैठते हो ना, आप पागल हो जाते हो, और मैंने बहुत लोगों को पागल होते हुए देखा। बट जो वो संभाल लेते हैं ना, वो कुर्सी एक्चुअली इट इज नॉट अ पावर टू शो, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप ले रहे हो। तो वो फर्क लोग नहीं समझते हैं। You are responsible to sit on that chair. You have to वो responsibility निभाना है आपको। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि भाई मेरे को पावर मिल गया, और उधर गड़बड़ कर जाते हैं। तो मैं बहुत अभी जो नए बच्चे मैं बहुत सुनता हूँ, जो नए नए आए हैं, काफ़ी लोगों के बारे में सुना भी हूँ मैं, तो I feel they need to understand this कि सबको संभाल के चलने में ही आपका सक्सेस होता है, ना कि सबको तोड़ के चलने में। So it's very important. जब हम करियर की शुरुआत करते हैं तो लगता है कि यार एक चांस मिल जाए, एक मौका मिल जाए, फिर लगता है कि गाना हिट हो जाए, पब्लिक का रिएक्शन मिल जाए, रिकॉग्निशन मिल जाए, और उसके बाद आते हैं अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स। आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, और कहाँ पे आपको लगता है कि चूक हो रही है इंडस्ट्री से? मैं पर्सनली, बहुत लोग हैं जो अवार्ड्स के अगेंस्ट हैं, जो बोलते हैं कि अवार्ड्स आर रिग्ड एंड एनीथिंग, बट मुझे पसंद है। आई वॉन्ट अवार्ड्स, आई वुड लव इफ आई एम गेटिंग अवार्ड एवरी ईयर। हालांकि वो हो नहीं रहा है जिस चीज़ का दुख है, लेकिन अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आप लगे रहो, एक दौर आएगा कि वो होगा और वो चलता जाएगा। तो जैसे फराह के साथ हुआ, एवरी ईयर एक वक्त ऐसा था कि फराह वाज टेकिंग अवार्ड एवरी ईयर, शाहरुख भाई वाज टेकिंग अवार्ड एवरी ईयर, सरोज जी ने तो खैर ट्रेंड शुरू किया, कोरियोग्राफर्स को अवार्ड हुआ नहीं करता था पहले। सरोज जी के 1-2-3 गाने के बाद अवार्ड का कोरियोग्राफर्स का कैटेगरी आया, तो उन्होंने तो खैर शुरू कराया ये चीज़। तो मेरे को वो पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि अवार्ड रिवॉर्ड से ज़्यादा, रिवॉर्ड मुझे ऐसा लगता है बाई प्रोडक्ट है। पैसा आपके अच्छे काम का बाई प्रोडक्ट लगता है मुझे, तो मैं उस डायरेक्शन में ज़्यादा देखता नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये आज गाना है, ये दिन है, ये मेरे लाइफ में आज वापस आएगा ही नहीं। बेस्ट आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, ये दिन दोबारा तो आएगा नहीं, है ना? तो आज मैं अपना बेस्ट दे दूँ, आज मैं सही बोल लूँ। तो मैं ऐसा बिलीव करता हूँ अपने काम को लेकर भी कि मैं, ये दिन आएगा नहीं, तो इस दिन अपना जितना बेस्ट दे सकूँ दे दूँ। पैसा जो है सेकेंडरी है, इसमें अगर पूरा पैसा लगता है लग जाए। अगर म्यूजिक वीडियो में जैसे प्रोड्यूस डायरेक्ट करता हूँ तो लग रहा है तो लग जाए यार, आई डोंट केयर। खैर अगेन ये क्वालिटी मुझे दादा से मिली है, प्रोड्यूसर का ऐसे ही थे। हाँ, मतलब रातों रात कुछ बनवा देंगे, 30 लाख लग रहा है तो लगने दो यार, आई डोंट केयर। जेब से लग रहा है तो लगने दो, आई डोंट केयर, मुझे चाहिए। तो वो प्यार और पैशन है। हम सब पैशन ड्रिवन लोग हैं ना सर, हम आए यहाँ पे पैशन की वजह से। तो कैलकुलेशन समझ में नहीं आता है, मुझे तो नहीं आता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज जा रहा है तो कल आ जाएगा, और मल्टीपल फोल्ड्स में आएगा, 10 गुना आएगा। तो यहाँ पे बेस्ट दे दो बस अपना। और हाँ, फिर इसके साथ अगर अवार्ड मिलता है उसका लालच है मुझे, वो तो मैं खुल के बोलता हूँ कि मुझे लालच है, मुझे मिलेगा तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट। ग्रेट। अभी एक एआई का एक बूम आया है, और ट्रेंड जब आता है तो डराता भी है लोगों को और बड़ा एनकरेज भी करता है। इंडस्ट्री में या फिर टेक्निक्स में या डांस में आप उसको किस तरह से देख रहे हो? थ्रेट की तरह, एक अपॉर्चुनिटी की तरह? मैं बताऊँ, मैं कोरियोग्राफर सबसे सेफ जगह, क्योंकि एआई ना स्टेप्स क्रिएट नहीं कर पाया है। बट सिंगिंग तो मतलब रफ़ी साहब का आवाज़ में आपको गाना चाहिए तो वो गा के दे देगा, सोनू जी की आवाज़ में आपको चाहिए तो गा के दे देगा। तो उस म्यूजिशियंस, मतलब मैं तो म्यूजिक डायरेक्टर्स को जानता हूँ जो एआई से म्यूजिक बना के, अभी मैं बोलूँगा तो आधे घंटे में मेरे को पूरा गाना म्यूजिक रेडी रहेगा। तो मैं अभी रिसेंटली अपने दोस्त को छेड़ भी रहा था, यार तेरा करियर तो बहुत रिस्क में है यार, ये ऐसा चल रहा है। बट मैं उतना ही सेफ हूँ क्योंकि अभी तक स्टेप्स नहीं क्रिएट हो रहे हैं ना सेट पे। मतलब आप एआई दिखा के एक्टरों को सिखा पाओगे तो वो एक बहुत ही, मुझे लग रहा है कि वो मुश्किल है होना। स्क्रिप्ट चाहिए, स्क्रिप्ट दे देगा एआई, गाना चाहिए, गाना दे देगा एआई, डिज़ाइन करके चाहिए तो डिज़ाइन करके दे देगा, बट स्टेप्स नहीं बनेंगे, वो मुझे टफ लग रहा है। बट ये बहुत बड़ा हेल्प है कि आपको अगर अभी जैसे मेरे दिमाग में कोई रेफरेंस है, मुझे ये शॉर्ट में ऐसे देख रहा हूँ, तो वो मैं प्रॉम्प्ट अगर दे देता हूँ तो मुझे उसका एक इमेज बना के दे देता है, तो एक विजुअल रेफरेंस मिल जाता है जो डीओपी को बताना है, लाइटिंग कैसे हो, लुक क्या हो, या आर्ट डायरेक्टर को बताना है, तो मेरे पास विजुअल रेफरेंस होता है। ये बहुत बड़ा हेल्प हो गया है।
अभी पहले गानों के प्रेजेंटेशन के लिए विजुअल रेफरेंस लगता ही था, तो वो रेफरेंस, और मैं विजुअल रेफरेंस पे काम करता हूँ, मैं वीडियो रेफरेंस पे नहीं करता। ओके, मैं फोटो रेफरेंस पे काम करता हूँ, जैसा मैंने एसएन पंडित को बताया। ओके, वो मेरा टेक्निक है, मेरे और मेरी वाइफ का, कि वी वर्क विद फोटो रेफरेंसेस, वी डोंट वर्क विद वेस्ट की वीडियो का रेफरेंस दिखा दिया और ये है, वो नहीं करता हूँ मैं। तो मेरे लिए, तो मुझे अगर एक गाने का प्रेजेंटेशन बनाना है तो मुझे 2-2 3-3 हफ्ते लगते थे, क्योंकि उस सेम तरीके का इमेज ढूंढो। अब एआई जनरेट कर देती है। आपने एक थीम ले ली तो थीम से निकालो, तो इट इज अ ह्यूज हेल्प। मतलब आज मेरा प्रेजेंटेशन 2 दिन में बन जाता है, जो मुझे 2-2 हफ्ते लग जाते थे। राइट, तो वो हेल्प हो गया है, और अब वो बेटर वैसा ही बनता होगा जैसा आप चाहते हो। एग्जैक्टली 80-90% वैसा बन जाता है। राइट, और आप अगर सक्षम हो कि आप और बेहतर प्रॉम्प्ट दो, हाँ, तो वो आपको बहुत ही क्लोज बना के देगा। आप लाइटिंग ये चाहिए, इधर आपको सॉफ्ट लाइट चाहिए, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट लाइट चाहिए, ऐसा प्रॉम्प्ट आप करेक्ट दोगे तो वो आपको बना के दे देगा। कॉस्ट्यूम का कलर मेरे को रेड चाहिए, लाइट का टोन मुझे ऐसा चाहिए, प्रॉपिंग में मुझे फोरग्राउंड में ऐसा कुछ चाहिए, तो वो आपको बना के देगा। इतने सालों का एक्सपीरियंस और इतने अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने के बाद अगर आपको अपने आप से कुछ समझाइश देनी हो नए लोगों को तो क्या दो? एक ही चीज बोलूंगा, करना है तो डटे रहो, लगे रहो, और जो पैसे कमा रहे हो उसको कहीं और भी इन्वेस्ट करो, ताकि यहाँ पे ये देखो हमारा लाइन स्लैक आता ही है, टाइम ऐसे आ जाता है कि आपको लगता है कि ये मैंने क्यों ही चुना ये लाइन। राइट, कई बार ऐसा। तो आपके पास एक पैरेलल इनकम रहेगा, तो आप वो डरोगे नहीं। अब वो फेस निकल जाएगा। अब फेस निकल, सर आज आपके पास काम नहीं है, कल शायद 3 काम आ जाए एक साथ। मैंने तो ये देखा है, राइट, हमारी लाइन में तो ये होता ही है। और उसका मैनेजमेंट लोगों के माइंड में नहीं होता है। आप डर जाते हो, आप मतलब यू स्टार्ट लूजिंग योर कूल, स्ट्रेस लेने लगते हो। तो मैंने खैर मुझे मेरे लोग कलीग्स या बॉस को भी मुझे बोलता था तू बहुत ओवर ट्रेड करता है। मैं पहले से ही आई हैड माय ओन अदर सेट ऑफ वर्क्स एंड बिजनेसेस, जो मैं बहुत यंग एज में मैंने प्लान किया था। मैं बोलता हूँ उसी वजह से मैं आज सर्वाइव कोरियोग्राफर बन पाया। So the day I was quitting as an assistant and I wanted to be a choreographer, I had one good source of income that was helping me. Right. कि मुझे मालूम था कि अगर मैं 6 महीने भी नहीं काम करूँ, असिस्ट नहीं करूँ, तो भी मैं जैसा मेरा लाइफस्टाइल है वो बदलेगा नहीं। Right. तो ये बहुत ज़रूरी है अगर आज के बच्चों को कुछ भी करना है। एक सेकंड इज लगे रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी, बिकॉज यू नेवर नो कि दैट डोर वाज दिस क्लोज और आप पलट के चले गए। इतने नजदीक आके पलट आपको पता ही नहीं चलता। तो लगे रहना बहुत जरूरी है। थैंक यू रंजू, थैंक्स अ लॉट यार, बहुत अच्छे से शेयर किया आपने सारी बातें। प्लेजर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और आई वुड वांट टू गिव यू दैट योर क्वेश्चंस वर फैंटास्टिक। तो क्या तो सवाल होता है तभी जवाब निकलेगा, नहीं तो जवाब निकलता नहीं। सो आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो बहुत अच्छी बातें निकल के आई। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हमेशा की तरह कंक्लूड कर देता हूँ थोड़ा सा। पहली बात ये है कि अगर आपको इंडस्ट्री में खासतौर से, क्योंकि इसको अनसर्टेन माना गया है, लेकिन अगर आपको सर्टेनिटी से चलना है तो कंसिस्टेंसी से चलना होगा, जो लास्ट में रहेगा। और कंसिस्टेंसी से तभी चल पाएंगे जब प्रॉपर प्लानिंग होगी। क्योंकि अगर आप अभी शुरुआत में स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो आपकी मजबूरी है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन जब थोड़ी सक्सेस मिलती है और आप ये सोचते हैं ज़िंदगी भर सक्सेस मिलेगी और कोई लो फेस नहीं आएगा, तो वो गलत है। आपको उसकी तैयारी करके रखनी चाहिए ताकि वो फेस भी आराम से गुजर पाए और आप वहाँ पहुँच पाए जहाँ पहुँचना रहते हैं। और अवार्ड अगर चाहिए तो दिल खोल के बोलो चाहिए। इसमें कभी भी मैनिपुलेशन खुद के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रंजू के लिए वही शायद एक्साइटमेंट है, वही मोटिवेशन है कि यार तो सब मिल गया लेकिन अवार्ड भी चाहिए। तो ये आपको बरकरार रखता है इंडस्ट्री में, वो नयापन बना के रखता है। और राहें सब जगह खुली हुई हैं, प्लानिंग चाहिए, उस पर अड़ना चाहिए, अडिग रहना चाहिए, और उन्होंने कहा ना लगे रहना चाहिए। तो बस मैं भी कहूँगा कि अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए और इनके साथ लगे रहिए। लगे रहिए। थैंक यू सर। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।